नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज। आज हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। भारत के अंदर राष्ट्रवाद के उदय को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद को सबसे पहले डिफाइन करें तो राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर एक भावना पैदा करती है। मतलब राष्ट्रवाद वह भावना है जो आपके द्वारा किए गए एक एक काम को आपको राष्ट्र की तरफ डायरेक्टेड करेगी। आप सोचेंगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, क्या इसका किसी भी तरह से एक सकारात्मक योगदान मेरे राष्ट्र की उन्नति में है, क्या मेरे राष्ट्र की तरक्की में है। किसान अपना काम करे, टीचर अच्छे से पढ़ाए, पुलिस वाला अच्छे से काम करे, केवल आप जो काम कर रहे हो वो राष्ट्रपरक हो, उसकी भावना का नाम है राष्ट्रवाद। अब इसे देखेंगे अपन भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो हमारा टॉपिक बनेगा भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद की परिकल्पना आई कहां से। क्या हुआ कि सबसे पहले इसको हम अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे। पहली चीज पॉइंट मैंने डाला, इसे मैं डालूंगा प्रथम विश्व युद्ध। जब हम भारतीयों के गुलाम थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के पहले क्या हरकतें थी, क्या घटनाएं थी। प्रथम विश्व युद्ध के पहले थोड़ा सा मैं आपको बैक फ्लैश में लेके चलूंगा। प्रथम विश्व युद्ध के पहले लगभग 18वीं सदी के आसपास ब्रिटेन, जिसे ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, वो ग्रेट ब्रिटेन एक देश के रूप में नहीं था, वह एक राज्यों, छोटे छोटे राज्यों का समूह था। किस प्रकार से ब्रिटेन के लोगों ने छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक राष्ट्र का निर्माण किया, किस प्रकार से राष्ट्र की एक दार्शनिक कल्पना होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने कुछ प्रतीक चिन्ह गढ़े। वो सारी चीज़ें भारत बड़ी अच्छी से और सजगता से देख रहा था। कहें कि हम सीख रहे थे किस प्रकार से अपने राष्ट्र के प्रति एक चेतना हमें जनमानस में होना चाहिए, वो हम उनसे सीख रहे थे। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भारत के ऊपर क्या पड़ा, किस प्रकार से भारत के अंदर राष्ट्रीयता जागी। तो हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध की जो बात है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों का शासन था। प्रथम विश्व युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा, बहुत पड़ा आर्थिक प्रभाव। आर्थिक व्यय चीजों का ज्यादा हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र अगर युद्ध में संलिप्त होता है तो वह 10, 15, 20, 50 साल पीछे चला जाता है। अंग्रेज कोई अछूत थे नहीं, अंग्रेजों पर भी प्रथम विश्व युद्ध का असर हुआ। इस आर्थिक व्यय को कम करने के लिए उन्होंने कर्ज की व्यवस्था की, कर्ज लिया ताकि वो अपने कार्य सुचारू रूप से चला सकें। कर्ज लिया तो कर्ज की प्रतिपूर्ति के लिए, अंग्रेज तो वैसे ही भारत को लूटने के लिए आए थे, तो कर्ज लेने के बाद जो उसकी प्रतिपूर्ति करनी थी उसके लिए उन्होंने आयकर और सीमा शुल्क में इजाफा कर दिया। ये कर वो कहां से लेंगे, भारतीयों से लेंगे। आयकर बढ़ा दिया, सीमा शुल्क बढ़ा दी। इससे क्या हुआ, भारत के अंदर काफी ज्यादा महंगाई बढ़ने लगी। 5 सालों के अंदर हर चीज के भाव लगभग 2 गुना हो गए। हर चीज के भाव लगभग 2 गुना हो गए। उस समय खेती इतनी ज्यादा सफल व्यवसाय नहीं था, खेती से बहुत ज्यादा आय हो नहीं रही थी, रोजगार था नहीं, रोजगार की कमी थी। ऊपर से अंग्रेजी हुकूमत ने महंगाई बढ़ा दी और टैक्स, आयकर और सीमा शुल्क के रूप में बढ़ा दिया। इस प्रकार की परिस्थितियां भारत के सामने थी जब लोगों के सामने रोजगार नहीं है। और उसी समय लगभग एक बीमारी फैली, फ्लू फैला, जिससे 120 से 130 के आसपास लोग, मिलियन लोग उस समय इस बीमारी का ग्रास हो गए, काल चलाना हो गए। तो इस समय जब भारत ऐसी स्थिति में था जब तय नहीं कर पा रहा था कि करना क्या है, अंग्रेजों को भेजना क्या ईश्वरीय आपदा है, कैसे इससे निपटना है, कौन हमें राह दिखाएगा, क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर एक एंट्री होती है एक बहुत ही ज़हीन और बहुत ही ज़्यादा विश्वस्त व्यक्ति की, जिनका नाम होता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की अगर आप बात करेंगे, दूसरा पॉइंट में बनाकर लिखूंगा, महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में। अब 1915 में अगर ये आए तो कहाँ से आए, भारत में नहीं थे क्या? हाँ, ये भारत में नहीं थे। ये उस समय कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। ये उस समय साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे? तो साउथ अफ्रीका में ये भारतीयों के सपोर्ट में, मजदूरों के सपोर्ट में आंदोलन कर रहे थे। इनका आंदोलन उसके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की गवर्नमेंट के खिलाफ, वहां के लोगों के खिलाफ
जारी था। क्यों जारी था? क्योंकि वहां पर लोगों में नस्ल भेदी टिप्पणियां करने की, नस्ल के भेद पर बुरा व्यवहार करने की आदत थी। तो उसके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। 1915 में जब वो भारत आए तो उन्होंने देखा यहाँ पर भी सेम चीज़ चल रही है, वहाँ पे कुछ काले लोग कर रहे हैं अफ्रीका में, यहाँ पे ये गोरे लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने 1917 तक इंतजार करा। 1917 तक पूरा भारत को समझा। समझने के बाद में 1917 में पहले 2 आंदोलन दिए, जिनका नाम उन्होंने दिया सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह, अब सत्याग्रह का विचार दिया। सत्याग्रह का विचार देने वाले कौन? महात्मा गांधी। सत्याग्रह को समझना पड़ेगा कि ये क्या है। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह। सत्य के साथ, सत्य की राह पर आप अडिग होकर के अगर किसी से आग्रह करेंगे तो वह आपकी बात को मानेगा। ऐसा विश्वास था महात्मा गांधी का। उनका कहना था कि अगर आपका कोई शत्रु है, अगर कोई आपका शत्रु है तो उस शत्रु से निपटने के लिए आपको उसे शारीरिक कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, आपको उसकी आत्मा को झकझोरना होगा, आपको उसकी चेतना को झकझोरना होगा। और अगर आप इस कार्य में सफल होते हैं तो वो जो आपका शत्रु है, वो जो आपका दुश्मन है, वो आपकी बात मानने पर मजबूर होगा। उन्होंने वही काम यहाँ पर किया। सबसे पहला आंदोलन उन्होंने बिहार में किया था। बिहार के चंपारण इलाके में किया था। तो क्या हो रहा था यहाँ पे जो आंदोलन करने की व्यवस्था पड़ी? तो यहाँ पर उन्होंने आंदोलन जो किया वो किया बागान व्यवस्था के खिलाफ। बागान व्यवस्था के खिलाफ। बागान व्यवस्था क्या थी? बागान व्यवस्था के तहत अंग्रेजों ने बिहार के चंपारण के लोगों को मजबूर किया था कि आप अपने खेतों में नील की खेती करें। तो कर लेते भाई। क्या समस्या थी नील की खेती करने में? समस्या ये थी कि आप शायद जानते होंगे, नील एक ऐसी चीज़ है कि नील की लगातार किसी खेत में अगर खेती की जाए तो वो खेत बहुत जल्दी फर्टाइल से फ्यूटाइल हो जाता है, वो पूरा बंजर हो जाता है। तो किसान नहीं चाहते थे कि हमारी खेती बंजर हो, इसलिए वो इसका विरोध करते थे। इसमें गांधी जी ने उनका समर्थन करा और गांधी जी ने इसको सकुशल, पूरी सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक इसको कंप्लीट किया। 1917 के अंदर ही गुजरात के खेड़ा जिले में एक आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हुई। उनको भी एक मसीहा चाहिए था। महात्मा गांधी बिहार से सफल होकर के कहाँ गए? गुजरात के खेड़ा आंदोलन में गए। यहाँ पर उन्होंने किसान जो थे, किसानों के समर्थन में आंदोलन किया। क्या आंदोलन था? यह आंदोलन था कि वहां पे जो गवर्नमेंट थी उसने टैक्स का रेट बढ़ा दिया था। उनका कहना यह था, उस समय वहां पर फ्लू फैल रहा था और गुजरात के खेड़ा के किसानों के आंदोलन के समर्थन में महात्मा गांधी उतरे और उन्होंने कहा कि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लोगों का कहना था कि इस बार फसलें खराब हो गई हैं, इस बार हमें कर देने से मुक्त रखा जाए, अगली बार से हम देखेंगे। पर अंग्रेज अपनी बात पर अडिग थे, टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। इसके बाद में 1918 में एक बात चालू हुई। 1918 यहाँ से गुजरात से फिर वो कहाँ चले गए? गुजरात के ही अहमदाबाद में जाकर मजदूर मिल के जो मजदूर थे उनके समर्थन में उन्होंने किया और उनका पैसा जितना था उसको 35% के आसपास तय किया। मैं बता देता हूँ, अहमदाबाद में मजदूरों का आंदोलन था अपने सेठों के खिलाफ, अपनी कंपनियों के मालिकों के खिलाफ। इनका कहना था कि हमें कम से कम 50% के आसपास शेयर मिलना चाहिए, हमारी जो भी हमारी वजह से जितना इनकम आपको हो रही है उसका। और कंपनी वाले 20% से 15 से 20% से ज़्यादा देने के में इंटरेस्टेड नहीं थे। महात्मा गांधी ने इनको मीडिएटर, आर्बिट्रेटर का काम करते हुए उसको 35% पे जाकर के तय किया, जिससे वहां पे आंदोलन निश्चित हुए और शांत हुआ। इस बात ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर इसी प्रकार का जन सैलाब महात्मा गांधी के पीछे खड़ा होता हुआ आया, इसी प्रकार का जन सैलाब अगर महात्मा गांधी के हर कॉल में समर्थन मिला इनको, तो हमारे कोई भी काम सफल नहीं हो पाएंगे। इसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट लेकर के आए। अब रोलेट एक्ट क्या था? 1919 में ही रोलेट एक्ट आया था। 1919 के अंदर आया था, 18 के बाद 1919 में रोलेट एक्ट आ गया। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट कहता था कि भाई हम जो भी करते हैं उसमें आप आंदोलन खड़ा कर देते हो, हम जो भी करते हैं उसमें जुलूस निकालने लग जाते हो। तो अगर आपने अब जुलूस निकाला तो आपको 2 साल की मिनिमम सजा होगी बिना किसी मुकदमे के। बिना किसी मुकदमे के आपको यह भी नहीं बताया जाएगा कि आपका कसूर क्या है। बिना किसी
मुकदमे के। आपसे कोई बात नहीं की जाएगी, शक के बिना पर आपको 2 साल की मिनिमम सज़ा हम तय कर देंगे। उसके बाद में देखेंगे कि आपका ट्रायल होगा कोर्ट में या नहीं होगा। आपको कोई कानूनी सुविधा नहीं मिलेगी, कोई वकील नहीं मिलेगा, कोई जज, कोई कोर्ट नहीं होगा। अगर हमको लगा कि आप हमारे खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, किसी प्रकार की जुलूस की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार का आघात आप अंग्रेजी हुकूमत को पहुँचाने वाले हैं, तो आपको 2 साल की मिनिमम सज़ा होगी। अब ये बात पचने वाली कहाँ थी भारतीयों को? पचने वाली नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा कि शांतिपूर्वक इसके खिलाफ 6 अप्रैल गांधी जी का कॉल आया कि 6 अप्रैल से हम इस रोलेट एक्ट के खिलाफ अपना एक प्रदर्शन, अपना एक विरोध जताएंगे, जो कि एक शांतिपूर्वक हड़ताल से शुरू होना था। शांतिपूर्वक हड़ताल होने लगी। इसको दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने बल प्रयोग किया और बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी करने लगे। अमृतसर के अंदर किचलू, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों बड़े नेताओं की गिरफ्तारी अंग्रेजी हुकूमत ने कर ली। इससे नाराज लोग हुए और उन्होंने कहा कि भाई हम अपने देश में हैं, हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ जा रहे हैं, वो भी सत्याग्रह करके, सत्य का आग्रह करके, अहिंसा के रूप में, उसमें भी आप हमारे बड़े बड़े नेताओं को, हमारे मार्गदर्शक, हमारे रहबरों को अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये बात उनके पेट में पची नहीं और उन्होंने इस जुलूस को एक बड़ा विस्तृत रूप दिया और एक बड़ी संख्या में एक जुलूस, शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया। अंग्रेजों से गलती ये हो गई कि उन्होंने इस शांतिपूर्वक जुलूस पर गोली चला दी। तो अब भारतीय लोग हैं, सहन करने की अपनी एक लिमिट है। जुलूस जो शांतिपूर्वक निकल रहा था, वही लोग इसके खिलाफ हो गए, शांति अहिंसा के खिलाफ हो गए, गोली के खिलाफ हो गए। उसके बाद में उन्होंने हिंसा करना चालू कर दी। इस हिंसा का असर केवल और केवल पंजाब में, अमृतसर में ही नहीं हुआ, बल्कि साउथ में भी लोग सड़कों पर आने लगे। पंजाब में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, अलग अलग राज्यों में लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हिंसा करने लगे। अब इसके बाद में अब हम हिंसा करने लगे। इसी हिंसा को दबाने के लिए मार्शल लॉ लगाया गया। अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा मार्शल लॉ लगा दिया गया, क्योंकि अब दोनों तरफ से टक्कर बराबर सी होने लगी। इधर गोलियों का प्रहार हमलों से, थप्पड़ों से, गोलियों से देने लगे, आगजनी करने लगे भारतीय लोग। अब मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का मतलब था कि आप किसी प्रकार से ग्रुप में नहीं आएंगे। शूट एट साइट का ऑर्डर आपको मिल चुका था लगभग। आपको देखेंगे, अगर शक हुआ तो आपको गोली भी मारी जा सकती है। और इसका हेड जो बनाया, वो बनाया जनरल डायर को। अभी आप आगे देखेंगे कि ये कितना खूंखार आदमी है। जनरल डायर जो है वो कितना खूंखार आदमी था। राइटिंग पे मत जाइएगा कृपा करके, आप देखिए कि मैं पढ़ा कैसा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ, वो आप तय करेंगे। पर मेरा मानना है कि आपको फैक्ट एक बार में ही लगभग ये आंसर अगर इसमें से आया तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में हिंसा हुई, मार्शल लॉ लग गया। अब मार्शल लॉ लगने से हम चुपचाप तो घर में बैठ नहीं सकते थे, हमें आगे की प्लानिंग्स बनानी थी, आगे का प्रारूप तय करना था कि अब क्या किया जाए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। इसके लिए हमने जलियांवाला बाग की जगह तय की। जलियांवाला बाग की तारीख तय की। ये कब हुआ था? ये मीटिंग कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हमने तय किया कि हम यहाँ पर बैठेंगे। कुछ बैठने वाले थे जो इसके खिलाफ, मार्शल लॉ के खिलाफ बात करने वाले थे, मीटिंग करने वाले थे। इनके अलावा वहाँ पर बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। जब फसलें आती हैं हमारे घरों में, तो आप सब लोग जानते हैं कि हम उसे बड़े उत्सव के रूप में, उत्सवधर्मी लोग हैं हम, उसे हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो वहाँ पे आसपास के लोग जो इस मार्शल लॉ से अनभिज्ञ थे, इसका पता उनको जानकारी था नहीं कि मार्शल लॉ क्या होता है, वो आए और इकट्ठा हो गए। इस बात को जनरल डायर ने अपने ईगो पर लिया और एकमात्र दरवाज़ा वहाँ पर खड़ा होकर के, उस गेट के ऊपर के अपने सैनिकों को खड़ा करके इसने फायर का आदेश दे दिया। जो फायर हुआ तो उसमें निहत्थे लोगों पर, बूढ़े, बच्चे, औरतें, महिलाएं, इन सब पर फायर हुआ और कम से कम सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 800 से 1000 लोग इस जिनोसाइड में मारे गए। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौतें हुई। कुछ लोग भगदड़ में मरे और कुछ लोग जो लोग थे वो अंग्रेज़ों की गोलियों से मरे। इतना हो गया। इतना मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में
और हिंसा फैलने लगी। महात्मा गांधी ने कॉल दिया कि हम जो भी करते हैं, ये अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेज, हम इतने सारे लोगों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो इसकी केवल और केवल एक वजह है कि इनके साथ हम भारतीय हैं। हम भारतीय अगर इनका बहिष्कार कर दें, इनका असहयोग करें, इनका सहयोग ना करें, तो ये इतनी संख्या में हमको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ से प्रारूप आया असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन में आपको बताऊं, अगर यहाँ दिख रहा है आपको, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आया 1920 में। इसमें महात्मा गांधी ने कहा कि हम भारतीयों को क्या करना पड़ेगा, असहयोग करना पड़ेगा। क्या क्या असहयोग करें, तो इनकी नौकरियां छोड़ दो, इनने जो भी काम हमको दे रखा है वो काम बंद कर दो, इनसे व्यापार मतलब कि कुछ खरीदना या बेचना वो बंद कर दो, इनकी दुकानों के खिलाफ पिकेटिंग करना शुरू कर दो। पिकेटिंग का मतलब होता है, मैं सही लिख देता हूं थोड़ा, पिकेटिंग का एक तरह से मतलब होता है हड़ताल या फिर दुकानों पे जा रहे खरीदने के लिए लोगों को रोकना। अगर कोई व्यक्ति कुछ काम खरीदने के लिए जा रहा है, कोई सामान खरीदने के लिए जा रहा है, तो उसे समझाना और उसे समझा करके बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करना, इसका मतलब होता है पिकेटिंग। अब ये सब हुआ, जॉब छुड़वा दी गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट ठप हो गया। इस असहयोग आंदोलन का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा अंग्रेजी हुकूमत पर। उनका कामकाज ठप हो गया, जॉब ठप हो गई, बैंक में काम करने वाले लोगों ने बंद कर दिया, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, पढ़ाने वाले लोगों ने पढ़ाना बंद कर दिया, जो उनके सेना में काम कर रहे थे, सेना मतलब पुलिस के अधिकारी थे, पुलिस में जो काम कर रहे थे, उन्होंने अपना अपना काम बंद कर दिया। हर वो भारतीय जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजों की मदद कर रहा था, उसने गांधी जी के इस कॉल को देखते हुए अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दी। लोगों ने उनसे सामान खरीदना बंद कर दिया, कुछ जो सामान उनको बेचा जा रहा था वो बेचना बंद कर दिया। इससे अंग्रेजों की कमर लगभग से टूट गई थी। 102 करोड़ का टर्नओवर, लगभग 57 करोड़ का टर्नओवर रह गया। उनका कामकाज पूरी तरह से ठप होने लगा, पर यह लगभग ज़्यादा चल नहीं पाया। ये आंदोलन ज़्यादा चलने से मतलब जितनी स्पीड से शुरू हुआ उतनी स्पीड से ना रह करके मंदा हो गया। क्यों मंदा हो गया? क्योंकि अगर आपने मुझसे कहा है कि मेरे बच्चे को मैं अंग्रेजी हुकूमत के स्कूल में ना भेजूँ, तो फिर कहाँ भेजूँ? ये जो कहाँ भेजने का जो विकल्प था वो यहाँ पर कमी थी। अगर मुझे अंग्रेजी शराब नहीं पीनी है तो फिर मुझे कोई देसी शराब मिले, अगर मुझे अंग्रेजी कपड़ा नहीं खरीद के पहनना है तो मुझे देसी कपड़ा मिले, खादी मिले, खाकी मिले, पर वो सब नहीं हो पा रहा था। विकल्प की कमी के कारण ये आंदोलन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मंदा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि विकल्प की कमी रही, हमारे पास कमी रही, और जो विकल्प धीरे धीरे तैयार हो रहे थे वो विकल्प उतने स्पीड में नहीं आ पाए, इसलिए हम इस आंदोलन को ज़्यादा नहीं कर पाए। इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह आंदोलन शहरों में, गाँव में किस प्रकार से आगे चला। इतना मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आपको इसे 2 मिनट के अंदर पूरा रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार से हमारे अंदर जगी, भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, भारत में अंदर राष्ट्रवाद हमने सीखा ब्रिटेन के लोगों से, किस प्रकार से उन्होंने पूरी तरह से यूनाइट होकर के एक राष्ट्र की संकल्पना को बल दिया और एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ हुए, सुदृढ़ हुए। फिर हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा जो है आर्थिक व्यय, कर्ज लिया उसको निपटाने के लिए, कर्ज के पूर्ति के लिए उन्होंने भारतीयों पर आयकर और सीमा शुल्क लगाए। रोजगार उस समय था नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही थी, टैक्स काफ़ी वो बढ़ा दिया था उन्होंने। इसका निवारण करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन दूसरा दिख नहीं रहा था। तो 1915 में यहाँ पर एंट्री होती है हमारे पास महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की जब एंट्री हुई तो वो आए थे दक्षिण अफ्रीका से, जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे भारतीय मजदूरों के खिलाफ और नस्लभेदी टिप्पणी के खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के लोगों के खिलाफ। 1917 से में उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। 2 साल तक उन्होंने पूरी स्थिति समझी भारत की। पहला आंदोलन उन्होंने करा बिहार के चंपारण में, जो कि बागान व्यवस्था के खिलाफ था, नील की खेती के खिलाफ था, उसमें वो सफल हुए। दूसरा आंदोलन उन्होंने किया गुजरात के खेड़ा में, किसानों के समर्थन में, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ टैक्स में रिबेट दिलवाने के लिए, टैक्स को बंद करवाने के लिए। तीसरा आंदोलन उनका अगले साल 1918 में अहमदाबाद में हुआ, मजदूरों को लेकर के। इसके बाद में हम आते हैं रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट क्या है? ये सारा जब चीज़ होने लगी तो भारतीय लोगों के खिलाफ इतना, जब भारतीय लोगों के समर्थन में महात्मा गांधी इतना चलने लगे, इतना प्रचलित हो गए, तो अंग्रेजी सरकार परेशान होकर डर गई। डरने के बाद में उसने 1919 में एक रोलेट एक्ट लाया, जिसके तहत किसी भी प्रकार से आपको संदिग्ध पाकर आपको जेल में डालने का अधिकार उनको था। इस प्रकार का नियम उन्होंने पास कर लिया। लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध में सत्यपाल किचलू और डॉक्टर किचलू और
सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट के खिलाफ जुलूस निकला, जुलूस पर हिंसा हुई, हिंसा दोनों तरफ से बढ़ने लगी, पूरे भारत में हिंसा होने लगी। फिर मार्शल लॉ आया, मार्शल लॉ के तहत उस हिंसा को रोकना था, शांति बनानी थी, पर अशांत होकर के अंग्रेज चाहते थे कि हम इनको बलपूर्वक दबाएं और जैसा हम कहें वैसा ही ये करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत का कोई भी धर्म और मजहब का लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर जलियांवाला बाग में इसकी मीटिंग रखी गई, क्या करना है इसका, उसको लेकर के 13 अप्रैल 1919 में जनरल ओडायर ने इसके ऊपर आक्रमण किया, अटैक किया अपने सैनिकों के साथ। उससे जब पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों किया, तो उसने कहा कि मैं एक नैतिक डर बनाना चाहता था भारतीयों के अंदर कि अंग्रेजी हुकूमत जो कहेगी वो हमें मानना पड़ेगा, वही हमारे माँ बाप हैं, इसके अलावा दूसरा कोई चारा हमारे पास नहीं है। उस एक ही दरवाजे को बंद करके जो गोलियां चलाई तो उसमें कम से कम सरकारी आंकड़े के तहत 800 से 1000 लोग मारे गए। फिर असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि आई। असहयोग आंदोलन का मतलब हम अंग्रेजों का समर्थन करना बंद करें, पूरी तरह से हम अंग्रेजों का बहिष्कार कर दें, जो लेन देन है वो बंद कर दें, वार्तालाप बंद कर दें, दोस्ती संधि मित्रता खत्म कर दें। इससे अंग्रेजों की नींव हिलेगी, उनका फाउंडेशन हिलेगा, उनकी मदद नहीं होगी उनको, जिससे हमारा आंदोलन विस्तृत रूप से फैलेगा। इस असहयोग आंदोलन 1920 में जो हुआ उसमें अंग्रेजों ने भारतीय लोगों ने अपना जॉब छोड़ दिया, कामकाज छोड़ दिया, व्यापार बंद कर दिया, पिकेटिंग शुरू कर दी, ट्रांसपोर्ट उनका ठप हो गया। पर यह आंदोलन ज़्यादा चल नहीं पाया, क्योंकि जो काम उनके बंद किए उस काम का भारतीय स्वरूप हमको नहीं मिला। अगर किसी ने मुझे बोला कि उनके कपड़े मत पहनिए आप, तो मुझे उसी रेट में कपड़ा चाहिए था जो मुझे भारत के लोग उस समय नहीं दे पाए, या वो व्यवस्था नहीं हो पाई। स्कूल कॉलेज हमने अपने बच्चों के बंद कर दिए, पर पढ़ाना तो था, एजुकेशन तो एजुकेशन है, तो वो नहीं हो पाया, इसलिए वो धीरे धीरे आंदोलन बंद हो गया। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसका अगला पार्ट असहयोग आंदोलन शहरों में और गाँव में किस प्रकार हुआ, कौन कौन लीडर थे, किस प्रकार से काम हुआ आगे, उसको समझेंगे। अभी मुझे समझने के लिए, मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, राइटिंग में मत जाइएगा। अगर अच्छा लगे तो करबद्ध निवेदन है कि इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।